हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2 में संकलित कविता ऊषा, जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता का विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कविता का नाम है ऊषा। रचयिता हैं इसके या कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ, यानी कि इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के पत्र रूपाभ में कार्य भी किया, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का एक पत्र था रूपाभ, जिसमें भी इन्होंने कार्य किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यानी कि इनका एक जो काव्य संग्रह है चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। रचनाएं हैं शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निम्नलिखित: संपादन, उर्दू हिंदी कोश, निबंध संग्रह, दो आब, कहानी संग्रह, प्लाट का मोर्चा। तो ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी जो कविता है, जो पुस्तक में संकलित कविता है, उसका नाम है ऊषा। ऊषा का मतलब होता है सुबह का समय, यानी कि सूर्योदय के पूर्व जो प्राकृतिक सौंदर्य रहता है उस सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। यानी कि सूर्योदय से पहले प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन किस प्रकार का दिखाई देता है। कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उस प्राकृतिक सौंदर्य को एक कविता का रूप दिया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सूर्योदय से पहले रात्रि के समापन के बाद में सुबह के समय का जो वातावरण होता है उसकी चर्चा की गई है कि प्रातः नभ था। नभ का मतलब होता आकाश, प्रातः का मतलब होता है सुबह है। बहुत नीला शंख जैसे, अब रात्रि का समापन हो जाता है, सूर्योदय जब शुरुआत करता है तो उस समय जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने इसको किससे अलंकृत किया है? नीले शंख के जैसा बताया कि सुबह के समय का जो आकाश है वो एकदम नीले शंख के जैसा है। भोर का नभ, भोर का मतलब सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे चूल्हा वगैरह होते थे तो महिलाएं क्या है उसमें राख वगैरह मिला करके, चिकनी मिट्टी मिला करके उस चूल्हे को लीपने का काम करती थी। तो उसमें थोड़ी नमी रहती थी, जो मतलब उसकी जो नमी है वो बहुत देर बाद जाती थी। तो सुबह के समय का जो आकाश है, भोर का नभ यानी कि सुबह के समय का जो आकाश है, राख से लिपा हुआ चौका दिखाई दे रहा है। यानी कि राख से लिपा हुआ चौका प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आकाश का रंग है नीला और उसमें सुबह के वातावरण में नमी है, इस वजह से वो कैसा दिखाई दे रहा है? राख से लिपा हुआ चौका दिखाई दे रहा है। अभी गीला पड़ा है अर्थात अभी पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, अर्थात सुबह के समय में जो नमी है वो अभी भी बरकरार है। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा वो नमी समाप्त हो जाएगी। तो जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने क्या बताया कि भोर का नभ यानी कि सुबह के समय का जो आकाश है राख से लिपा हुआ चौका प्रतीत हो रहा है, जिसमें सुबह के समय में जो नमी है इसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी गीला पड़ा है, यानी कि अभी वो पूर्ण रूप से सूखा नहीं है। तो ये थी कविता का कुछ अंश। अभी इसका हम प्रसंग देखेंगे।
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित ऊषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये याद रखना, ये प्रयोगवादी कवि हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण उकेरा है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है, यानी कि सूर्योदय का से पूर्व का चित्रण किया गया और उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत ही अच्छा सुंदर चित्रण किया गया। अब व्याख्या देखिए। कवि बताता है कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ चौका कोई चौका है। यह चौका नमी के कारण गीला लगता है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो राख से लिपा हुआ चौका प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब जो आंगन है उसमें नमी है और नमी सुबह के वातावरण में भी नमी रहती है। तो इस वजह से इसकी तुलना किससे की गई है? राख के लिपे हुए चौकों से की गई है। तो ये था प्रसंग, ये थी व्याख्या। अब इसका विशेष देखिए। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे में उपमा अलंकार है। सहज एवं सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है। नए उपमानों का प्रयोग है। तो इसमें जो विशेष है वो देखिए आप। मैंने बताया कि इसका प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया, बिल्कुल सही बात है। शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि जब किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना कर दी जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। सहज व सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है जो पढ़ते ही आसानी से समझ में हमें आ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश सजीव होता है, क्योंकि जो राख से लीपने का काम है वो ग्रामीण परिवेश में होता है। तो इसलिए इसमें क्या पता है? ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठता है। नए उपमानों का प्रयोग हुआ है। तो ये थी प्रथम व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब धीरे धीरे सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय होता है तो सुबह के समय में सूर्योदय जब होता है तो वो लाल प्रतीत होता है या केसर के जैसा दिखाई देता है। तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सी के जैसे धुल गई हो, यानी कि रात का जो समय होता है वो काला होता है और वो सिल एक पत्थर के समान होती है। सिल किसे कहते हैं? पत्थर को भी कहते हैं, स्लेट को भी कहते हैं। तो मतलब रात काली रहती है। तो ये क्या कह रही कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, यानी कि सूर्योदय की किरणों से कि जैसे धुल गई, अर्थात वो जो केसर की किरणें हैं वो चारों तरफ फैले चुकी है। तो ऐसे काली सिल पर केसर की किरणें दिखाई प्रतीत हो रही हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यानी कि वो स्लेट के समान है रात और उस पर किसी ने लाल जो खड़िया चाक है वो मल दी हो। चलिए अब इसका प्रसंग देखते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित ऊषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण उकेरा है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है, यानी कि इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया। मैंने पहले भी बताया था, पहले की क्लासों में भी, यदि प्रसंग हमारे आता है तो एक कविता का एक प्रसंग याद रखें आप। बाद में उस कविता से चाहे कहीं से भी व्याख्या पूछी जाए, आपको वही प्रसंग करना। तो इस प्रकार उषा कविता का आप ये जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण उकेरा है। कविता के इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो उषा कविता से यदि हमें प्रसंग सहित व्याख्या पूछी जाती है तो हमें ये प्रसंग याद रखना है। अब चलिए आगे व्याख्या देखिए आप। कवि प्रातः कालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहां धरती और आकाश मिलता है, जहां से सूर्य उदय दिखाई देता है। तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। मैंने बताया ना कि सुबह के समय सूरज की जो किरणें रहती हैं वो लालिमा से युक्त रहती हैं। ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाल केसर के समान
लगती है, यानी कि अंधेरा तो किसके समान है, काली सिल के समान बताया गया। और सूरज की जो लाल किरणें हैं वो किसके समान बताई गई, केसर के समान बताई गई है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान है, वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान है। यानी कि अंधेरा तो किसके समान है, स्लेट के समान है, और सुबह के सूरज की किरणें वो किसके समान है, लाल खड़िया चौक के समान है। तो अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष, कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। बिल्कुल, ये पिछले विशेष में भी था। प्रकृति का कैसा चित्रण किया, मनोहारी चित्रण किया गया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। नए बिंब व उपमानों का प्रयोग हुआ है। सरल सहज व खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, इस पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा है मुक्तक छंद का, यानी कि जो मुक्तक छंद है उसका प्रयोग किया गया है। चौथा, नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग किया गया है। सरल व सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह है। गौर का मतलब सफेद या गौरी। झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि सूर्योदय होने से पहले प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका सुंदर चित्रण किया है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो चलिए इसकी सब प्रसंग की व्याख्या करते हैं हम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता उषा से उद्धृत है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्रण उकेरा है। इसमें सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो प्रसंग आपको एक याद करना है कि ये अगर उषा कविता से किसी प्रकार की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तो हमें यही प्रसंग करना है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। यानी कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्योदय की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गौरी सुंदरी की देह हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि आकाश एकदम नीला होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो उसकी किरणों से मतलब सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये तो सूर्योदय से पहले का है, लेकिन जैसे सूर्योदय हो जाता है तो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। प्रकृति का जो जादुई प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब इसका विशेष देखते हैं। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही है, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है। गुण कितने होते, 3 होते। देखिए, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो इसमें किस गुण का प्रयोग हुआ, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल सही है। सरल भाषा का प्रयोग है और मुक्तक छंद का प्रयोग है। तो देखिए इसका जो विशेष है, कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। सुंदर दृश्य बिंब का मतलब होता है कि इस प्रकार की छवि जो कविता को पढ़ते ही मन में बन जाए। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। गुण मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो किस गुण का प्रयोग है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ। नील जल हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिल्कुल सही है। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये थी कविता, उसकी सब प्रसंग व्याख्या। अब इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए
कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? यानी कि इस कविता में ऐसे कौन से उपमानों का प्रयोग किया गया है जिससे यह लगे कि यह ग्रामीण परिवेश को चित्रित करता है? तो देखिए, कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता की गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। तो ये उपमान भी क्या है? कविता को गति प्रदान करते हैं। यानी कि कैसे कैसे उपमानों का प्रयोग किया, जैसे नीले शंख है, राख से लिपा हुआ चौका है, गीला चौका है, सिल है, स्लेट है, नीला जल है, गौर युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के आधार से माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताना है। ये प्रश्न दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। यानी कि हमें इस कविता का सारांश बताना है एक तरीके से। देखिए, तो सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, बिल्कुल सही। उसके बाद आकाश राख से लिपे चौके जैसा हो गया है। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है मानो काली सिल पर थोड़ा लाल केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गौरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। यानी कि जो कविता का सार है वो सार ही इस प्रश्न का उत्तर है। यानी कि किस प्रकार के उपमानों का प्रयोग करके इस कविता का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया गया, वो हमें बताना है। तो ये कविता का सार हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। यानी कि कविता के आधार पर हमें उस जादू को स्पष्ट करना है जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। तो सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। यानी कि सूर्योदय होने से पहले उषा का जो दृश्य होता है, प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है उषा का, वो बहुत ही आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें, सुबह के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। कैसी दिखाई देती है? जादू के जैसी दिखाई देती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाता है। यानी कि कविता के आधार पर हमें बताना है कि सूर्योदय होने पर वो प्राकृतिक जादू है कैसे समाप्त हो जाता है। तो जो प्राकृतिक सौंदर्य पहले उसका वर्णन करना है और उसके बाद में लास्ट में क्या बताना है कि सूर्योदय होने के साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है। तो लगभग इसके प्रश्न का जो उत्तर है वो पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है। बस अंत में हमें लाइन क्या जोड़नी है कि सूर्योदय होने के साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है। यानी कि इससे पहले जो कविता का सार हमने बताया था, उस प्रश्न के उत्तर में यदि अंत में हम ये लाइन जोड़ दें कि सूर्योदय होने के साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाता है, तो लगभग इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है, दोनों प्रश्नों का उत्तर लगभग एक जैसा हो जाएगा। बस इस प्रश्न के उत्तर में हमें अंत में ये जोड़ना है कि सूर्योदय होने के साथ ही यह दृश्य समाप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? यानी कि भोर का जो आकाश है उसको राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा क्यों दी गई है, हमें यह बताना है। कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश की नमीयुक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमेले रंग का होता है।
दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है, इसी तरह इस भोर का नभ भी पवित्र होता है। मैंने देखिए व्याख्या कर रहा था, उस समय भी मैंने बताया था कि सुबह के समय में, सुबह के वातावरण में नमी रहती है और राख से लिपा हुआ जो चौका रहता है उसमें भी नमी रहती है। तो देखिए कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण, किसके कारण? ओस के कारण नमी युक्त व धुंधला होता है। बिल्कुल सही है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। अब राख से हम जैसे ग्रामीण जो परिवेश होता है या ग्रामीण जो क्षेत्र होता है उसमें राख से जो चूल्हा है, चौका, वो लिपने का काम करते हैं, तो उनका रंग भी कैसा होता है? मटमैला रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है, इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? ये देखिए सीबीएसई दिल्ली में 2015 में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इस ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है। तो देखिए ऊषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की गई है, यानी कि राख से जो लिपा हुआ चौका है जो अभी भी गीला है उससे इसकी तुलना की गई। इस समय आकाश नम व धुंधला होता है। नम का मतलब हो गया नमीयुक्त रहता, ओस की बूंदों की वजह से नमी रहती है, तो नम व धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूखकर साफ हो जाता है उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। तो कहने का मतलब है सुबह के समय में नमी रहती है, तो जो चूल्हा और चौका लिपा हुआ रहता है उसमें भी नमी रहती है, लेकिन जैसे वो सूख कर साफ हो जाता है, इसी थोड़ी देर बाद में सूख कर साफ हो जाता है, ठीक इसी प्रकार सूर्योदय होते ही सुबह का जो वातावरण है वो भी साफ व निर्मल हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर और पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी लगभग एक जैसा ही है। बस हमें प्रश्न के अंक के आधार पर उस प्रश्न का हमें जवाब देना है। जैसे आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी आएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे, तो आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो कितने शब्दों में देना है उसके आधार पर हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे। यदि अति लघुतरात्मक है तो लगभग इतना उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है। यदि निबंधात्मक है तो फिर हमें और बड़ा करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो पहले वाले प्रश्न से लगभग मिलता जुलता है। तो ये थी कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी में संकलित कविता उषा, जिसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता की हमने सप्रसंग व्याख्या की तथा कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।